स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए कौन कौन से मेथड्स यूज किए जाते हैं तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा बिकॉज आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशन देता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। आप मेरे फैमिली के मेंबर्स हो, सो इट इज अ रिक्वेस्ट बिफोर यू फॉरगेट प्लीज क्लिक ऑन द थम्स अप। नाउ देर आर 3 मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए 3 मेथड है। अभी कौन से मेथड है? तो पहला आउटपुट मेथड जिसे हम प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं और इसे इन्वेंट्री मेथड भी बोला जाता है। देन इनकम मेथड, देन एक्सपेंडिचर मेथड। यहाँ पे छोटा सा चार्ट दिया हुआ है मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। तो आउटपुट मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। जैसे आप सभी जानते हैं कि फिगर्स टू इंडिकेट फुल मार्क्स, अगर आप कहाँ पे फिगर वगैरह है, आप अगर चार्ट बनाते हो, फ्लो चार्ट बनाते हो तो आपको मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं आपके प्रेजेंटेशन के हिसाब से भी। तो इफ पॉसिबल अगर ये क्वेश्चन आता है, हालांकि अभी तक बोर्ड में एक बार भी ये आया नहीं है, बट इन केस ये आता है तो इन शॉर्ट जब आप लिखोगे तो एक शॉर्ट प्रेजेंटेशन आप चार्ट का भी क्विकली आप प्रेजेंट कर सकते हो, फ्री हैंड भी आप प्रेजेंट कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो 1 है आउटपुट मेथड, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 नहीं, यहाँ पे आउटपुट मेथड। तो पहला जो मेथड है वो आउटपुट मेथड जिसे हम प्रोडक्ट मेथड एंड इन्वेंट्री मेथड भी कहते हैं। और ये जो मेथड है ये मेथड है ना नेशनल इनकम को किस तरीके का अप्रोच है? तो आउटपुट साइड का अप्रोच है। इट अप्रोचेस नेशनल इनकम। ये नेशनल इनकम को अप्रोच करता है फ्रॉम आउटसाइड, आउटपुट साइड की तरफ से, मतलब फाइनल प्रोड्यूस जो है गुड्स एंड सर्विसेज की तरफ से। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, इस मेथड के हिसाब से द इकोनॉमी को हम डिवाइड करते हैं डिफरेंट सेक्टर्स में, अलग अलग सेक्टर्स में हम डिवाइड करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल एंटरप्राइजेस, कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड अदर सर्विसेज। नाउ द आउटपुट और प्रोडक्ट मेथड इज फॉलोड, ये है ना फॉलो किया जाता है इधर बाय वैल्यूइंग ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। या तो सारे के सारे गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यूएशन निकालो जो कि है ना पर्टिकुलर ईयर में प्रोड्यूस हुआ है एट देयर मार्केट प्राइसेस, उनके मार्केट प्राइसेस में, और बाय या फिर है ना एड अप करो, सम अप करो, टोटल करो ऑल द वैल्यूज एट ईच हायर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। वो अपने जो हायर स्टेज पे, प्रोडक्शन की जो हायर स्टेज पे, हायर लेवल पे पहुंचा है, उन वैल्यू को एड अप करो, सम अप करो। तो 2 तरीके से, या तो आप है ना मार्केट प्राइसेस के हिसाब से फाइनल जो गुड्स एंड सर्विसेज है उनकी वैल्यूएशन करो, उनको एड अप करो, या फिर उनका जो फाइनल स्टेज है प्रोडक्शन का उन सबको सम अप करके लो, जब तक ये गुड्स है ना, ये जो प्रोडक्ट्स है वो फाइनल स्टेज तक नहीं पहुंचते हैं। नाउ व्हाइल यूजिंग दिस मेथड, ये मेथड यूज करने के समय हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि है ना यहाँ पे है ना मल्टीपल या डबल काउंटिंग ना हो, वैल्यूज की मल्टीपल या डबल काउंटिंग ना हो। तो ये अवॉइड करने के लिए, इसको हटाने के लिए, समस्या को दूर करने के लिए कुछ मेथड्स है ना सजेस्ट किए गए। यहाँ पे 2 मेथड, 2 ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस है ना यहाँ पे सजेस्ट किए गए हैं आउटपुट मेथड में। जो पहला अप्रोच है कि फाइनल गुड्स अप्रोच, द फाइनल प्रोडक्ट अप्रोच, जिसे फाइनल प्रोडक्ट अप्रोच भी कहा जाता है। एंड दूसरा जो है वो है यहाँ पे वैल्यू एडेड अप्रोच या द वैल्यू एडेड मेथड, जिसे वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते हैं। नाउ इसको समझेंगे कि भाई फाइनल गुड्स अप्रोच क्या है। तो फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स, ये वो गुड्स होते हैं जो है ना रेडी है फाइनल कंजम्पशन के लिए, ये रेडी है, तैयार है। एंड ये अप्रोच के हिसाब से जो वैल्यू होती है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्रोड्यूस होते हैं उनको हम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर, जो आप लोगों ने ओसी में भी पढ़ा है 11th स्टैंडर्ड में भी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर उसमें आर इंक्लूडेड, तो उन सबको हम इंक्लूड करते हैं। एंड द वैल्यू ऑफ ऑल इंटरमीडिएट ट्रांजेक्शंस, इंटरमीडिएट ट्रांजेक्शंस मतलब जो रॉ मटेरियल ट्रांजेक्शंस होते हैं उनको हमको क्या करना होता है, उनको हम इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं। तो इंटरमीडिएट ट्रांजेक्शंस को इग्नोर किया जाता है, उनको हम इग्नोर करते हैं, उनको कैलकुलेट करने के टाइम पे हम कंसिडर नहीं करते हैं। नाउ इंटरमीडिएट गुड्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स के प्रोडक्शन में ये, उसके प्रोसेस में ये इंटरमीडिएट गुड्स इन्वॉल्व रहते हैं। एंड दैट इज द फाइनल फ्लो ऑफ आउटपुट परचेज। इसी तरीके से ये जो फाइनल फ्लो ऑफ आउटपुट परचेज बाय कंज्यूमर्स
इसका मतलब जो कंज्यूमर्स फाइनल परचेस करते हैं उसका वैल्यू लिया जाता है। इसीलिए द वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स की तो ऑलरेडी उसमें वैल्यू इंक्लूडेड रहती है फाइनल आउटपुट में, तो हमें इसे कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। किसको? इंटरमीडिएट वैल्यू को। तो यहाँ एग्जाम्पल से आप बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि जो ब्रेड की प्राइस है, प्राइस ऑफ अ ब्रेड, उसमें ऑलरेडी उसमें जो जो इनपुट जैसे सॉल्ट का प्राइस हो, कॉस्ट ऑफ व्हीट हो, मेकिंग फ्लावर, उसको आटा बनाने से लेकर हर का पैसा उसमें ऑलरेडी वैल्यू इंक्लूडेड रहती है ब्रेड के अंदर। तो फिर इन सब की रॉ मटेरियल्स की वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है ना भाई हमको नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के समय पे। तो व्हीट एंड फ्लावर बोथ आर इंटरमीडिएट गुड्स हो गए यहाँ पे। तो ये जो दीज वैल्यूज आर पेड अप ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, ये प्रोसेस के समय पे ही, जब भी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन शुरू हुआ था उसी दौरान ये पेमेंट हो चुके हैं। तो फाइनल प्रोडक्ट जैसे ब्रेड में ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इसीलिए इंटरमीडिएट गुड्स आर ऑलरेडी इंक्लूडेड, इसीलिए इनकी सेपरेट काउंटिंग फिर नहीं करते हैं, इनको सेपरेटली हम कंसिडर नहीं करते हैं। दस अ सेपरेट अकाउंटिंग ऑफ द वैल्यूज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स अलॉन्ग विद द अकाउंटिंग ऑफ वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट वुड मीन डबल काउंटिंग। अगर हमने इंक्लूड कर लिया तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। इसीलिए हम अवॉइड करते हैं कि जो वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल प्रोडक्ट की एंड गुड्स की एंड सर्विसेज की वैल्यू हमें ना नेशनल इनकम को कंप्यूट करने के टाइम पे कंसिडर करते हैं आउटपुट मेथड में। अब इसका जो सेकेंड अप्रोच है वो वैल्यू एडेड अप्रोच है। अभी वैल्यू एडेड अप्रोच क्या है, या फिर द वैल्यू एडेड मेथड भी जिसे बोलते हैं। तो इसके हिसाब से अगर हमें डबल काउंटिंग को अवॉइड करना है तो वैल्यू एडेड अप्रोच को हमें यूज करना है। इस अप्रोच के हिसाब से क्या है कि जो वैल्यू एडेड एट द स्टेज ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, जब प्रोडक्शन प्रोसेस के समय पे ये ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है, वैल्यू एडेड होती है पर्टिकुलर इंटरमीडिएट की, रॉ मटेरियल की। तो द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट्स, जो फाइनल आउटपुट का वैल्यू का एंड आउटपुट का एंड इनपुट का जो डिफरेंस होता है एट द स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, उसे हम वैल्यू एडेड बोलते हैं। इसको हम समझेंगे अच्छे से। यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है, यहाँ पे हमको टेबल में समझाया है, एग्जाम्पल के थ्रू हम उसको समझेंगे कि भाई ये वैल्यू एडेड मतलब क्या है। तो ये वैल्यू एडेड का मतलब है कि डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट्स एंड इनपुट्स एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड द वैल्यू एडेड। तो उसको वैल्यू एडेड बोला जाता है। नाउ दस जीएनपी इज ऑब्टेन्ड एज द सम टोटल ऑफ, जीएनपी हमें कैसे मिलती है, तो हमें ना समीशन लेते हैं, टोटल लेते हैं, एग्रीगेट टोटल लेते हैं, वैल्यू एडेड बाय ऑल डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस टिल द फाइनल आउटपुट, जब तक रीच करता है, कंज्यूमर के हाथों तक पहुंचता है, टू मीट द फाइनल डिमांड को मीट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए, तब तक का सब कुछ उसमें एडेड होता है, सब एडेड होता है। तो दिस कैन बी, इसको हम कैसे इलस्ट्रेट कर सकते, कैसे इस चीज को हम समझा सकते, तो इसको हम समझा सकते विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग टेबल। अब ये फॉलोइंग टेबल आप ध्यान से देखो, समझिएगा कि जब सबसे पहले है ना कॉटन, ये जो फर्स्ट कॉलम है इसमें दिया प्रोडक्शन ऑफ स्टेज, सेकेंड कॉलम में दिया है वैल्यू ऑफ आउटपुट रुपीज एंड थर्ड कॉलम में वैल्यू ऑफ इनपुट रुपीज एंड वैल्यू एडेड रुपीज दिया है। अभी सबसे पहले प्रोडक्शन के स्टेज में सबसे पहले कॉटन, तो कॉटन का जो आउटपुट प्राइस है, इनपुट तो इसमें कुछ नहीं आएगा, इनपुट में तो यहाँ पे काउंटिंग कुछ नहीं हो रही है। जब आउटपुट है वो 150 हुआ, वैल्यू ऑफ आउटपुट रुपीज कितना, वो 150 हुआ। कॉटन खरीदा किसी फैक्ट्री में, फैक्ट्री वाले ने, तो उसका आउटपुट 150 हुआ, ठीक है। इसके बाद में सेकेंड स्टेज में ये तो इसका वैल्यू एडेड भी 150 आया। फिर कॉटन को कन्वर्ट किया गया यार्न में, धागा बनाया गया उसका, तो उस समय है ना उसमें वो जो वैल्यू आउटपुट है वो है ना 250 आ गया, क्योंकि जो इनपुट था वो ऑलरेडी 150, ये आउटपुट जो पहला आउटपुट होता है वो सेकेंड स्टेज पे इनपुट बन जाता है। तो इनपुट हुआ 150 और उसका आउटपुट हुआ 250, तो 250 माइनस 150 करने पे वैल्यू एडेड कितना आया, 100 वैल्यू एडेड आ गया। फिर है ना क्लॉथ बनाने के समय पर जो वैल्यू ऑफ इनपुट है, ये जो 250 आउटपुट था ना यार्न के समय, वो है ना इनपुट हो गया क्लॉथ के टाइम पे। तो वैल्यू इनपुट 250 है और वैल्यू आउटपुट कितना है, 400, वैल्यू आउटपुट 400 है, तो 400 माइनस 250 किया तो 150 वैल्यू एडेड आ गया। अब लास्ट में जब उसको शर्ट में कन्वर्ट किया, फाइनल गुड्स हो गया ना, शर्ट में कन्वर्ट किया। आपको कोई बोलेगा ये लो कपड़ा, आप कपड़ा पहन सकते हो, जब तक शर्ट में कन्वर्ट नहीं करोगे नहीं पहन सकते ना। तो यहाँ पे फाइनल गुड्स हुआ शर्ट,
तो यहाँ पे वैल्यू आउटपुट शर्ट की 500, तो पहले से उसका इनपुट कितना था, ऑलरेडी उसका रॉ मटेरियल वगैरह सबका, कॉटन, यार्न, क्लोथ सबका मिला के 400 रुपया उसमें इंक्लूडेड है, मतलब 500 में। तो 500 माइनस 400 किया तो कितना आया वैल्यू एडेड, 100 रुपीज। आप देखिए अब यहाँ का आप सबमिशन करोगे ना, वैल्यू एडेड को टोटल समअप करोगे तो 500 आएगा, और ये भी आपका फाइनल जो शर्ट का फाइनल रेट है वो भी 500 है। तो यहाँ पे एट ईच स्टेज, हर एक स्टेज पे है ना, हम है ना वैल्यू इनपुट को जब डिडक्ट करते हैं, माइनस करते हैं आउटपुट से, तो हमको वैल्यू एडेड मिल जाता है। वैल्यू एडेड, वी रिसीव वैल्यू एडेड जो हमने देखा। एंड ये जो सम टोटल एडेड एट अ डिफरेंट स्टेज में जीएनपी, ये जो सम एडेड है वो जीएनपी बनाता है। तो इन द अबाउट टेबल ऑफ वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स इस 500 रुपीज हो गया। तो ये जो सम टोटल ऑफ वैल्यू एडेड है वो क्या होगा, स्टेज ऑफ प्रोडक्शन के समय पे 500 रुपया होगा। इसीलिए ये जो टोटल वैल्यू एडेड इज किसके इक्वल होता है, वैल्यू फाइनल गुड्स के इक्वल में आता है। ये वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू द फाइनल गुड्स। ये देखिए ना, यहाँ पे 500 है और यहाँ पे भी ये 500 है। तो इस तरीके से आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट यहाँ पे प्रिकॉशंस कौन कौन से लेने पड़ते, कौन कौन सा ध्यान रखना पड़ता है, कौन सी सावधानियां बरतनी पड़ती है। तो यहाँ पे वाइल एस्टिमेटिंग, जब हम एस्टिमेट करते हैं, अंदाज लगाते हैं, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं बाय आउटपुट मेथड को यूज करते हुए, तो हमें है ना जो नीचे दी हुई जो बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, सावधानियां बरतनी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले टू अवॉइड डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए खाली हमें ना वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं, खाली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को ही हम ध्यान में रखते हैं, उसी को कंसिडर करते हैं। देन सेकेंड, जो है ना सेल्फ कंजम्पशन के लिए फार्मर जो गुड्स है ना सेल्फ कंजम्पशन के लिए रख लेता है, उसे एस्टिमेट बाय गेस हम लोग एस्टिमेट करते हैं, एस्टिमेटेड बाय अ गेस वर्क। और वो इम्प्यूटेड वैल्यू जो है गुड्स की, वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो प्रोड्यूस हुआ है वो नेशनल इनकम में ऐड की जाती है, इम्प्यूटेड वैल्यू को ऐड करते हैं ना। थर्ड, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो इंक्लूडेड इन द मार्केट प्राइस, वो ऑलरेडी मार्केट प्राइसेस में इंक्लूडेड रहते हैं, इसीलिए उनको डिडक्ट किया जाता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस को डिडक्ट किया जाता है। जबकि है ना जो सब्सिडीज रिसीव होती है गवर्नमेंट से, जो भी सब्सिडी रिसीव होती है और कुछ प्रोडक्ट्स पे, उसको ऐड किया जाता है ताकि हम है ना एक्यूरेसी फाइंड आउट कर सके नेशनल इनकम में को कैलकुलेट करने के समय पर हमें सही उसका वैल्यूएशन मिल सके। नाउ फोर्थ प्रिकॉशन क्या रखना है, वाइल इवैल्यूएटिंग आउटपुट, जब हम आउटपुट को इवैल्यूएट करते हैं तो चेंजेस इन द प्राइस लेवल, जो भी प्राइस लेवल में चेंजेस आता है अलग अलग सालों में, डिफरेंट ईयर्स में, अलग अलग सालों के दौरान, तो वो हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। देन फिफ्थ, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट शुड बी एडेड एंड द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, एक्सपोर्ट की वैल्यू को हम ऐड करते हैं, जो इंपोर्ट की वैल्यू होती है उसको हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, क्योंकि इंपोर्ट करने के टाइम पे हमको पेमेंट करना होता है, एंड एक्सपोर्ट करने जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हम रिसीव करते हैं इनकम। समझ में आई ये बात, हमको पैसा रिसीव होगा, करेंसी रिसीव होगी दूसरे कंट्री की। नाउ डेप्रिसिएशन जो होता है कैपिटल एसेट्स पे, उसको डिडक्ट किया जाता है। एंड सेवेंथ वन, सेल एंड परचेस ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, सेकेंड हैंड गुड्स का सेल एंड परचेस का वैल्यू हम है ना इग्नोर करते हैं, क्योंकि ये है ना करंट प्रोडक्शन का पार्ट नहीं है, ये है ना करंट ईयर के करंट प्रोडक्शन का पार्ट नहीं होता। ये इसका वैल्यूएशन ऑलरेडी है ना पहले ही, जब वो फाइनल प्रोडक्ट था, फ्रेश प्रोडक्ट था, तो वो तब उसका है ना वैल्यूएशन ऑलरेडी नेशनल इनकम में हो गया, इसीलिए हम सेकेंड हैंड में रिपीट करिए, सेकेंड हैंड गुड्स को हम है ना इग्नोर करते हैं। अभी ये आउटपुट मेथड है ना, ये ज्यादातर है ना अंडर डेवलप्ड जो कंट्रीज है वहां पर इसका यूज किया जाता है। हाँ, क्योंकि ये है ना बहुत ये ऑथेंटिकेटेड नहीं है, ज्यादा रिलायबल नहीं है ये, क्योंकि ये है ना उसमें छोटी मार्जिन एरर्स है, इसीलिए इसको अवॉइड किया जाता है। इसको खाली है ना अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में यूज करते हैं, एंड जो मतलब डेवलपमेंट के अंडर डेवलप्ड जो कंट्रीज है, बहुत पिछड़ी जो कंट्रीज है, हाँ इंडिया में भी इसका यूज होता है। हम भी कोई बहुत एडवांस कंट्री नहीं है ना, हम बन रहे हैं, हम डेवलपिंग कंट्री है, हम अंडर डेवलप नहीं है लेकिन हम डेवलपिंग कंट्री है। नाउ इन इंडिया दिस मेथड इज अप्लाइड टू द एग्रीकल्चर, ये मेथड कहाँ यूज होता है, तो एग्रीकल्चर में सेक्टर में, माइनिंग, मैन्युफैक्चर्स एंड इंक्लूडिंग हैंडीक्राफ्ट्स में भी इसका ये जो आउटपुट मेथड उसका यूज किया जाता है। बट इट इज नॉट अप्लाइड, लेकिन ये ना सर्विस सेक्टर जैसे ट्रांसपोर्ट, कॉमर्स एंड कम्युनिकेशन सेक्टर्स में इसका यूज नहीं होता है। इंडिया में भी ये मेथड यूज नहीं करते हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के समय पर। नाउ इनकम मेथड किसे बोलते हैं,
तो ये जो मेथड है, दिस मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, इसको हम फैक्टर कॉस्ट मेथड भी बोला जाता है। इनकम मेथड को फैक्टर कॉस्ट मेथड भी बोला जाता है। एंड ये जो मेथड है वो नेशनल इनकम को डिस्ट्रीब्यूशन साइड से है ना एस्टिमेट करता है, फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन साइड, फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन साइड। नाउ अकॉर्डिंग टू ये वाले मेथड के हिसाब से क्या है कि जो इनकम पेमेंट्स होते हैं, जो इनकम पेमेंट जो रिसीव होती है सारे के सारे सिटीजन्स, कंट्री के सारे सिटीजन्स को जो इनकम पेमेंट रिसीव होती है पर्टिकुलर ईयर में, उस सबको हम टोटल कर लेते हैं, उसका एग्रीगेट निकाल लेते हैं। क्योंकि ये मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट स्टडी करें, नेशनल इनकम क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है ना। सो दैट इज इनकम्स दैट एक्रू टू ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो इनकम रिसीव होती है वाया रेंट के थ्रू या वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स, तो वो सब हमें ना इंक्लूड करते हैं, ऐड कर लेते हैं एक साथ। बट इनकम रिसीव्ड इन फॉर्म ऑफ ट्रांसफर पेमेंट्स, ट्रांसफर पेमेंट्स के लिए जैसे होता है तो उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। ट्रांसफर पेमेंट्स कैसे, कौन सा होता है, तो जो स्कॉलरशिप का हुआ, गिफ्ट्स का हो गया, चैरिटी, ओल्ड पेंशंस वगैरह, तो उसको हमें ना ट्रांसफर इनकम्स एंड ट्रांसफर पेमेंट्स को हम कंसिडर नहीं करते हैं। नाउ यहाँ पे द डेटा जो रिलेटेड टू इनकम है उसको हम ऑब्टेन करते हैं डिफरेंट सोर्सेज से, अलग अलग सोर्सेज से इस डेटा को भी हम रिलेटेड डेटा को हम कलेक्ट करते हैं। जैसे कि इनकम टैक्स रिटर्न्स का हो गया, रिपोर्ट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो गया, एज वेल एज एस्टिमेट्स फ्रॉम स्मॉल इनकम, छोटी छोटी इनकम्स के एस्टिमेट्स, वो सब हम इंक्लूड करते हैं। नाउ जीएनपी कैन बी ट्रीटेड एज द, यहाँ पे जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है उसको हम ट्रीट कर सकते हैं द सम ऑफ फैक्टर इनकम्स, फैक्टर इनकम के रूप में उसको कंसिडर कर सकते हैं। अर्नड एज अ रिजल्ट ऑफ अंडरटेकिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी, अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए यूज किया गया है तो हम उसको कंसिडर करते हैं ऑन द पार्ट ऑफ रिसोर्स ओनर्स एंड रिफ्लेक्टेड इन द प्रोडक्शन ऑफ, और उसको हम प्रोडक्शन ऑफ जो टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है उसमें उसको प्रेजेंट करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, उसको दिखाते हैं। नाउ ये जो जीएनपी है अकॉर्डिंग टू द इनकम मेथड के हिसाब से जीएनपी को अगर हमको कैलकुलेट करना है तो हम एनआई इज इक्वल्स टू रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, ये सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, चारों के चारों क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, प्लस मिक्स्ड इनकम एंड प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड को लेते हैं हम। नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड कौन सी होती है, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट जो हमने किया और इम्पोर्ट यहाँ, तो एन आई इज इक्वल्स टू क्या हुआ, आर प्लस डब्ल्यू प्लस आई प्लस पी प्लस एम आई प्लस डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट, एक्स मतलब एक्सपोर्ट एंड एम मतलब इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। ना अभी कौन कौन से प्रिकॉशंस हमको रखने चाहिए, ध्यान कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो वाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम, जब नेशनल इनकम को हम एस्टिमेट करते हैं बाय इनकम मेथड के थ्रू, द फॉलोइंग प्रिकॉशंस शुड बी टेकन। तो नीचे दिए हुए प्रिकॉशंस हमको लेने होते हैं, प्रिकॉशंस हमको लेने होते हैं, तो कौन से, ट्रांसफर इनकम्स जैसे हुई, ट्रांसफर पेमेंट्स हुए, लाइक स्कॉलरशिप, गिफ्ट, डोनेशन, चैरिटी, ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलावेंस, इन सबको हमको इग्नोर करना चाहिए, हमको इसको कंसिडर नहीं करना है इनकम मेथड यूज करने के समय। फिर ऑल अनपेड सर्विसेज, जितने भी अनपेड सर्विसेज, जैसे मम्मी ने खाना बनाया आपके लिए, मम्मी ने आपको पढ़ाया, एक टीचर अपने बच्चे को पढ़ाती है, अपने स्टूडेंट को नहीं, मैं बच्चे की बात कर रही हूँ, हाउस वाइफ है, तो उन सब के जो अनपेड सर्विसेज उसको हमको इग्नोर करना है। देन एनी इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, सेकेंड हैंड गुड्स का सेल होता है, मान लो कार बेचा, हाउस बेचा, सेकेंड हैंड है, तो उसको इग्नोर करना है हमको, नेशनल इनकम में उसको कंसिडर नहीं करते हैं, ओनली फ्रेश फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को कंसिडर करते हैं। देन इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स, तो शेयर्स एंड बॉन्ड्स की इनकम को भी हमें इग्नोर करना है, बिकॉज ये कोई रियल नेशनल इनकम में एडिशंस नहीं करता है, दे डू नॉट ऐड एनीथिंग टू रियल नेशनल इनकम। देन फिफ्थ वन है यहाँ पर कि रेवेन्यू जो रिसीव होती है गवर्नमेंट के को डायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू, वो हमें इग्नोर करना है, शुड बी इग्नोर्ड एज इट इज द ओनली ट्रांसफर ऑफ इनकम, क्योंकि ये खाली ट्रांसफर ऑफ इनकम होता है, बाकी कुछ नहीं, जो डायरेक्ट टैक्सेस है वो ट्रांसफर ऑफ इनकम हुआ। देन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ऑफ कंपनीज का जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है उसको भी हमको है ना कंसिडर नहीं करना है। इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट प्रॉपर्टी से जो इनकम हुई, या प्रॉफिट्स फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस सच एज वाटर वगैरह को हमको इंक्लूड, सॉरी इनको हमको इंक्लूड करना है, सॉरी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ जो कंपनी का अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हुआ, मतलब जो रिजर्व्स होते हैं गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज के थ्रू जो इनकम रिसीव होती है, वाटर सप्लाई के थ्रू जो पैसा रिसीव होता है उसको इंक्लूड किया जाता है इनकम मेथड में। देन इम्प्यूटेड वैल्यू होती है ना, जो प्रोडक्शन जो खुद के लिए रख लेता है, जैसे किसान बनाता है अपने लिए रख लेता है, फॉर सेल्फ कंजम्पशन रख लेता है, तो उसको हम कंसिडर करते हैं। इवन इम्प्यूटेड रेंट ऑफ द ओनर जो रेंट रिसीव करता है खुद के घर के भाड़े पे दिए हुए घर का, तो उसका भी हम इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम में।
नाउ इन इंडिया जो नेशनल इनकम कमिटी है ऑफ अ स्टेटिस्टिकल, जो सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है CSO, वो क्या यूज करती है, इनकम मेथड को यूज करती है फॉर एडिंग अप द इनकम अराइजिंग फ्रॉम, कहाँ से इनकम अराइज होती है, ट्रेड से, जो ट्रेड के थ्रू मिलती है, ट्रांसपोर्ट, प्रोफेशनल, लिबरल आर्ट्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डोमेस्टिक सर्विसेज के थ्रू जो इनकम रिसीव होती है, तो उन सबको एड अप करके है ना कंसिडर करती है CSO नेशनल इनकम को कंप्यूट करने में। नाउ थर्ड जो लास्ट मेथड है वो एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड को आउटले मेथड भी बोला जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज आउटले मेथड। और इस मेथड के हिसाब से जो टोटल एक्सपेंडिचर है, सोसाइटी जो खर्चा करता है, इनकर्ड बाय सोसाइटी इन अ पर्टिकुलर ईयर में, उन सबको हम सम अप करते हैं, ऐड करते हैं एक साथ, देन इनकम कैन बी स्पेंड इधर ऑन कंज्यूमर गुड्स। फिर वो इनकम को हम या तो कंज्यूमर गुड्स पे स्पेंड या जो हम इनकम को कंज्यूमर गुड्स पे स्पेंड करते हैं या कैपिटल गुड्स के लिए स्पेंड करते हैं, तो वो भी हम लेते हैं इनकम को हम, एंड दस वी कैन गेट नेशनल इनकम। तो हमें नेशनल इनकम कैसे मिलता है, बाय समिंग अप, बाय सबमिशन, ऐड करने के बाद, एक साथ सबको टोटल करने के बाद, सारे के सारे जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, उन सबको ऐड अप करने के बाद में, जो कि एक पर्टिकुलर बंदे ने, पर्सन ने या फर्म ने या गवर्नमेंट ने यूज किया है, तो उन सबको ऐड अप करने के बाद में हम है ना एक्सपेंडिचर मेथड का यूज करते हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। नाउ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए NI इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M मतलब डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, एंड R माइनस P मतलब डिफरेंस बिटवीन द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स फ्रॉम अब्रॉड, राइट। नाउ यहाँ पे है ना सबसे पहले यहाँ पे P मतलब क्या है, C मतलब क्या है, तो C का मीनिंग है कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और ये कौन से एक्सपेंडिचर्स होते हैं, तो ये नॉन ड्यूरेबल गुड्स के ऊपर एज वेल एज है ना ड्यूरेबल गुड्स के ऊपर एक्सपेंडिचर जो होता है बाय एन हाउस होल्ड जो हम बोलते हैं ना रहीवासी बोलते हैं, क्या रहते हैं, जो रेसिडेंट्स होते हैं जो कंट्री के, वो जो खर्चा करते हैं नॉन ड्यूरेबल एंड ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स पे। नॉन ड्यूरेबल मतलब जब जल्दी से हम यूज कर लेते हैं, इमीडिएटली जिसको यूज कर लेते हैं, एंड जैसे फूड आइटम्स वगैरह हो गए। एंड ड्यूरेबल गुड्स जैसे कार हुआ, कंप्यूटर हुआ, टेलीविजन हुआ, रेफ्रिजरेटर हुआ, वॉशिंग मशीन वगैरह हुआ, तो जनरली ये लॉन्गर पीरियड के लिए रहते हैं, तो इनके ऊपर जो एक्सपेंडिचर होता है वो हमें ना कंसिडर करते हैं। एंड एक्सपेंडिचर ऑन सर्विसेज पे, जैसे ट्रांसपोर्ट सर्विस, मेडिकल सर्विसेज, ये सब है ना कंजम्पशन के अंडर में आता है। C प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन के अंडर में आता है, क्योंकि एक इंडिविजुअल बंदा इसको यूज करता है, तो सारे इंडिविजुअल बंदों का एक साथ टुगेदर हम कैलकुलेट करते हैं। नाउ ग्रॉस डोमेस्टिक ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, दैट इज I। ये इसका मतलब होता है आई। ये इसमें क्या होता है, प्राइवेट बिजनेसेस है ना रिप्लेसमेंट जो भी करते हैं, रिन्यूअल करते हैं, न्यू इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो सब इसमें है ना ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में कंसिडर किया जाता है। नाउ गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो है, उसका मतलब जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट है ना खर्चा करती है ऑन वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए, जैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए, डिफेंस के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए यूज होता है। तो ये हुआ जी के अंडर में आता है, मतलब जी मतलब फाइनल कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। फिर गवर्नमेंट जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो इन्वेस्टमेंट्स है, जो एक्सपेंडिचर्स करती है गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज के लिए, जो हमारे लिए कंस्ट्रक्ट करते हैं, पब्लिक रोड्स हो गए, रेलवेज हो गए, ब्रिजेस हो गए, डैम्स, कैनल्स, इन सब के लिए जो यूज होता है डैम्स एंड कैनल्स के लिए, तो इसको भी कंसिडर करते हैं हम बिजनेस सेक्टर के लिए फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एनी इकोनॉमी, तो दैट रिफर्स एज जी, उसको जी बोलते हैं। नाउ नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड नेट एक्सपोर्ट्स क्या होता है, तो ये डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन व्हाट, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स के बीच का डिफरेंस होता है ये कोई भी पर्टिकुलर कंट्री में ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, एक साल के दौरान जो भी खर्चा होता है वो। एंड फिफ्थ वन हुआ नेट रिसिप्ट्स। नेट रिसिप्ट्स क्या है, तो द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय फॉरेनर्स जो इनकम इनकर्ड करते हैं डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज पे, हम फॉरेनर्स ऑन डोमेस्टिक, जो फॉरेनर्स हमारे यहाँ से खरीदते हैं, हमसे एक्सपोर्ट करते, हमसे हमको रिसीव, हम उससे रिसिप्ट हमको एक्सपोर्ट करते तो हमें रिसीव होता है पैसा, राइट। एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय फॉरेनर्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज आर हुआ, क्योंकि उनसे रिसीव होगा हमको। एंड एक्सपेंडिचर इनकर्ड एब्रॉड, हम अगर किसी बाहर की, जैसे हम यूएसए का कुछ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हमने यूज किया है, तो फिर वो हमारे लिए क्या हो गया, पेमेंट हो गया, तो इनका डिफरेंस R माइनस P। नाउ कौन से प्रिकॉशंस हमको ध्यान में रखने हैं,
तो प्रिकॉशंस में यहाँ पे वाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम एक्सपेंडिचर मेथड जब हम यूज करते हैं तो प्रिकॉशंस एक्सपेंडिचर ऑन ऑल इंटरमीडिएट गुड्स, जो सारे के सारे रॉ मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज पे है वो हमें इग्नोर करना है, क्योंकि ऑलरेडी वो इंक्लूडेड रहते हैं, इनपुट का ऑलरेडी है ना नेशनल इनकम में इंक्लूसिव रहते हैं वो, इन ऑर्डर टू अवॉइड द डबल काउंटिंग। देन एक्सपेंडिचर ऑन रीपर्चेस, कभी हम अगर सेकेंड हैंड गुड्स रीपर्चेस कर रहे हैं, सेकेंड हैंड हाउस रीपर्चेस कर रहे हैं हम, तो उस सबको इग्नोर करना है, क्योंकि करंटली वो प्रोड्यूस गुड्स नहीं है, क्योंकि हम करंट ईयर का ही लेते हैं। नो एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर पेमेंट्स, जैसे स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट अलावेंसेस, ये सब है ना, हमको कंसिडर नहीं करना है नेशनल इनकम में। नाउ जो क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट अलावेंसेस तो गवर्नमेंट ही देती है ना, अपने इसमें फंड में से ही वो देती है। देन एक्सपेंडिचर ऑन रीपर्चेस ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट्स के रीपर्चेस के समय पे जैसे कि शेयर्स हो गया, बॉन्ड्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, तो उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं, उसको अवॉइड करना है, इंक्लूड नहीं करना है। ट्रांजेक्शन्स को डू नॉट ऐड टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि वो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में कुछ एडिशंस नहीं देते हैं, क्या बॉन्ड्स, शेयर्स एंड डिबेंचर्स में जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। देन इनडायरेक्ट टैक्सेस शुड बी डिडक्टेड, इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जो ऑलरेडी गुड्स एंड सर्विसेज में इंक्लूडेड होते हैं, तो उनको हमको नहीं लेना है। देन एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी इंक्लूडेड, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे जो भी खर्चा हुआ उसको हमको इंक्लूड करना है, करंट ईयर का है वो, उसको इंक्लूड करना है। देन सब्सिडी शुड बी इंक्लूडेड, जो भी सब्सिडी गवर्नमेंट से मिलती है वो हमको इंक्लूड करनी होती है, उसको हम है ना कंसिडर करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड यूज करने के समय पर। नाउ ये जो तीन मेथड है, इनकम मेथड, आउटपुट मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड, इनमें से आउट ऑफ दीज मेथड्स जो आउटपुट मेथड एंड इनकम मेथड है वो है ना एक्सटेंसिव, इसका ज्यादातर यूज होता है। इन एडवांस कंट्री लाइक यूएसए एंड यूके इनकम मेथड ज्यादा पॉपुलर है, एंड एक्सपेंडिचर मेथड इज रेयरली यूज, ये रेयरली यूज होता है कंट्रीज में बिकॉज ऑफ इट्स प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज होती है, इसीलिए एक्सपेंडिचर मेथड को रेयरली यूज किया जाता है। इन इंडिया में है ना कॉम्बिनेशन आउटपुट मेथड एंड इनकम मेथड का कॉम्बिनेशन है ना हम यूज करते हैं सीएसओ द्वारा, सेंट्रल जो स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो एडॉप्ट करती है कॉम्बिनेशन, इसका कॉम्बिनेशन आउटपुट मेथड एंड इनकम मेथड का कॉम्बिनेशन है ना वो यूज करते हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पर ये आउटपुट मेथड एंड इनकम मेथड का ही ज्यादा यूज होता है, एक्सपेंडिचर मेथड को अवॉइड किया जाता है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। देखिए वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशन देता है नया नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। एंड अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। एंड थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।